जय मध्य प्रदेश साथियों, एमपी बोर्ड की स्पेशल सीरीज जय मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। बच्चों, कल पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं में आपको हमने कुछ बताया था, कुछ क्वेश्चंस बताए थे जो परीक्षा में आते हैं और परीक्षा में आएंगे। अब कुछ बचे हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके कि आगे और क्या क्या पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन सिंपली देखिए आप, HCF एंड LCM निकालना है आपका। दो संख्याएं दी हैं 26 और 91। LCM HCF दोनों निकालने हैं और इसके बाद आपको क्या करना है, संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, इसकी जांच करनी है ये सही है कि नहीं है। तो चलिए एक ही गुणनखंड से तो दोनों हो जाता है। देखता हूं, 26 का गुणनखंड करिए, 13 दूना 26 होता है, 2 गुणे 13 आएगा। 91 का गुणनखंड करिए, 13 सते 91, तो 7 गुणे 13 आ जाएगा। ठीक है। HCF देखिए, तो घात में लिखना हो लिख लीजिए, फिर देखिए नहीं जो दोनों में कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है, वही HCF होगा। तो HCF तो आपका आ गया 13। LCM देखना है तो पहला वाला पूरा लिख लीजिए, 2 गुणे 13, और दूसरे का जब लिखिए तो फिर छाट छाट के लिखिए, जिसको लिख चुके हैं उसको नहीं लिखिए दोबारा। तो दोबारा 7 और आ जाएगा, 13 है वो लिखा जा चुका है, इसको गुणा कर लीजिए। ठीक है। तो 13 दूना 26 होता है, 26 में 7 का और कर लीजिए, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 4 18, 182। HCF हो गया 182। अब आपको क्या जांच करनी है, संख्याओं का गुणनफल और LCM गुणे HCF दोनों बराबर बराबर आने चाहिए। तो संख्याओं का गुणनफल पहले देख लें। संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं क्या थी जो प्रश्न में दी थी। क्या करना आपको, 26 गुणे 91 करना है। गुणा करने से डरे नहीं, गुणा करें। 91 में 26 का करें, 6 कम 6, 6 नहीं 54, फिर 2 का करें, 2 1 कम 2, 2 नामा 18, कितना जाएगा 6, 4 2 6, 8 5 13 की 3 हासिल 1, ये 23 66 कितना आ गया। गुणा एक बार चेक करिएगा। और LCM गुणे HCF कर लेता हूं। तो ये आ जाएगा 13 गुणे 182, फिर गुणा कर लीजिए, आएगा इतना ही। देखता हूं, 182 में 13 का पहाड़ा बनता हो तो सीधे कर दीजिए, नहीं तो 3 और 1 का करके करिए। 3 दूना 6, 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 1 कम 3 2 5, 1 का करेंगे तो वही आ जाएगा 2 8 1, 6 4 2 6, 8 5 13 की 3 हासिल 1 1 2, 23 66 कितना आया, 23 66। तो आ गए ना बराबर, तो लिख दीजिए। अतः दो संख्याओं का गुणनफल वास्तव में बोलता है, दो संख्याओं जो उसका कथन है का गुणनफल किसके बराबर आएगा, LCM गुणे HCF, और नीचे लिख दीजिए सत्यापित। ठीक है। कभी कभी पूछा है इसको, तो इसको देख लीजिएगा। अब जो सब प्रश्न बताने जा रहा हूं तो वो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप लोगों को चाहिए कि इसका उत्तर भी याद कर लीजिए। हो जाता 2-4 बार करेंगे तो उत्तर भी याद हो जाएगा।
देखिए क्या है क्वेश्चन। HCF दिया है 306 और 657 9। हमें निकालना क्या है, इन्हीं दोनों का एलसीएम निकालना है। 306 657 ये निकालना है। हमने कहा था कि जब एलसीएम निकालना हो तो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ, और जब एचसीएफ निकालना हो तो संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम। तो आपको एलसीएम निकालना है, तो आप ये लिखिए एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल। नहीं बनता है आगे करते तो ये लाइन तो लिख ही दें, और ये लाइन लिख देंगे तो एक आध नंबर के हकदार हो जाएंगे। का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और बटे एचसीएफ। ये पहली लाइन आपने लिखी है। यहां से आपका सही होना शुरू हो जाएगा, यहां से आपकी मार्किंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपने ये कर लिया। अब संख्याएं रखिए। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 306 गुणे 657, अब बटे एचसीएफ आपने निकाला था 9। अब आप इसको गुणा करने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो मुसीबत मोल लेंगे, फिर 9 का भाग भी देना है। तो गुणा करने के चक्कर में ना पड़े, आप लोग अक्सर गुणा करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, नहीं करिए। 6 3 9 होता, 9 से ये भी कट जाएगा, मतलब भाग लग जाएगा 9 का, और 6 5 11, 9 से ये भी कट जाएगा, इसमें भी भाग लग जाएगा। किसी एक में भाग 9 का लगा दें, 9 से किसी एक को काट दें। 9 सत्ते 63 होता है, ठीक है, 2 बचेगा, 9 तिरिक 27। तो आपके पास बचा 306 गुणे 73। अब आपको गुणा यहां करना पड़ेगा, गुणा यहां आपको करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेता हूं, रफ में कर लेता हूं। 306 में 73 7 और 3 का पहाड़ा तो बनता है, 3 18, 3 शून्य शून्य तो 81 लाया ये, फिर 3 त्रिका 9 और 7 का 7 छंग 42, 4 हाथी लाया, 7 शून्य शून्य 4 और 7 तिरिक 21, जोड़ देते हैं 8 2 1 3, 9 4 13 की 3 हासिल 1 1 1 2, ये 22,338 याद कर लीजिए उत्तर, बार बार आता है। ये हो गया। कितनी लाइनें हैं? एक फार्मूला ही हो गया। अब इसको मैंने 3 लाइन लगा दिया, आप चाहते तो 2 लाइन में ही कर लेते। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह का एक उदाहरण है, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेता हूं, इसके बाद मैं छोटे क्वेश्चन पर आता हूं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, हमें जांच करनी है, व्याख्या करनी है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 क्या है? भाज्य संख्या है। और एक और दिया साथ में, इसी के साथ में एक और दिया, वो भी क्या है? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। इसको, इसकी भी व्याख्या करनी है कि भाज्य है। तो भाज्य है तो याद करो कितने गुणनखंड होंगे। भाज्य है तो कितने गुणनखंड होंगे? भाज्य है तो 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे इसके। अब 2 से ज्यादा गुणनखंड, तो देखिए आप इसको कितना हल कर सकते हैं। पहली बात, इसमें 2 पद है, ये सब गुणे में है तो एक ही पद है, ये 13 अलग है। दूसरा पद हो गया 2 पदों वाला, ये है 13 ले लीजिए उभयनिष्ठ। अंदर जो बचा लिखिए 7 गुणे 13 तो बाहर हो गया ना, 11 धन 13। ठीक है, 11 सते 77, 13 जोड़ दीजिए, 11 सते 77 13 जोड़ दीजिए, 90। ये हो गया 13 गुणे 90।
अब देखिए अभाज्य गुणनखंड, 90 को तो और गुणनखंड कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड की बात चल रही थी कि ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है, 2 गुणनखंड, वहां पर अभाज्य होने की जरूरत नहीं थी कि अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणनखंड हो तो दो, तो वो भाज्य, अभाज्य और 2 से ज्यादा वाली भाज्य। अब देखिए 13 इसका गुणनखंड हो गया, 90 इसका गुणनखंड हो गया, एक तो होगा ही, और ये खुद जो संख्या वो होगी ही, तो गुणनखंड हो गए कितना, 3 से ज्यादा है, ठीक है। अब आपको अगर और भाषा लिखनी हो तो एक तो सदैव ही किसी संख्या का गुणनखंड होता है, और पूरा कर दे, एक तो सदैव ही किसी संख्या का गुणनफल होता है, अतः दी गई संख्या के गुणनखंड 3 से ज्यादा है, या ठीक है, 3 या 3 से 2 से ज्यादा है, ठीक। तो 2 से ज्यादा केस में तो आगे लिख देंगे, अतः पूरी भाषा लिख दीजिएगा, 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 एक भाज्य संख्या है। क्या लिख देंगे बीच में, लिख दीजिए दी गई संख्या के गुणनखंड 2 से ज्यादा है, अतः एक भाज्य संख्या है। अब 2 तो यही दिख गए, एक होगा ही तो हो गए। इसी तरह से यहां इसको बना लीजिएगा, इसको हम नहीं करते, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन एक आध बात आया है। अब चलिए चलते हैं इस प्रश्नावली के छोटे क्वेश्चंस और क्या क्या आएंगे, उसके पहले एक प्रमेय पर चर्चा कर लेते हैं, एक प्रमेय पर, उसके कथन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे आधारभूत, क्या नाम है उसकी, बीजगणित की आधारभूत प्रमेय पर चर्चा किए थे, उसी तरह से। तो प्रमेय ये है, कथन याद रखिए, इतना ना याद रखिए कि पूरा रटा हो, लेकिन अगर किताब में लिखी आ जाए तो समझ जाइए कि हाँ हाँ ये वाली प्रमेय है। यदि कोई अभाज्य संख्या, सपोज p, किसी संख्या के स्क्वायर को, a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो a है, a को भी विभाजित करेगी, ठीक है। p क्या है, अभाज्य संख्या है, a स्क्वायर किसी संख्या का स्क्वायर है, तो अगर ये अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को अगर विभाजित करती है, उस संख्या को भी करेगी, इसका सीधा सा मतलब ये है। तो इसको दिमाग में रखिए कि अगर कथन आ जाए तो पहचान जाए कि हाँ ये सत्य है। चलिए अब चलता हूं छोटे प्रश्न की ओर। तो जैसा हमने आपको बताया था कि पहले चैप्टर से 6 नंबर का आना है, 6 नंबर के क्वेश्चन आने। अब 6 नंबर में कौन कितने का आएगा, तो 2 वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, 2 वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, एक 4 नंबर का हो सकता है, तो 6 हो गए, या 3 वस्तुनिष्ठ हो गए, एक 3 नंबर का हो गया, या 2 वस्तुनिष्ठ हो गए और फिर 2 नंबर के हो गए, ज्यादातर यही दिखता है। तो इससे आपके 2 वस्तुनिष्ठ संभव है। अब ऐसे 14 पाठ आपके किताब में है, तो और 30 वस्तुनिष्ठ आते हैं, तो ऐसा लगता है कि कम से कम 2 तो हर किसी से आएगा, 14 दूना 28, फिर किसी से 3 आ जाएगा। तो एक औसत मान के चले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, औसत मान के चले कि 2 क्वेश्चन जो हैं वस्तुनिष्ठ तो हर चैप्टर से रहने चाहिए। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर चलता हूं। पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन, HCF ऑफ, अरे यार अंग्रेजी में लिख दिया, तुम लोग हिंदी समझते हो ना, 12 और 15 का
HCl क्या होगा। अब देखिए 12-15 की जगह वो 8-6 दे दे, 6-12 दे दे, तो आपको HCl निकालना मैंने बताया था मौखिक भी हल करके। चलिए अगर इसमें ऑप्शन देता हूं 4 बी दे देता हूं, 3 सी दे देता हूं, 6 और डी दे देता हूं 5। तो ऐसी संख्या जिसका दोनों में भाग लग जाए तो दोनों को विभाजित कर दे वो HCl होगी। और ऐसी संख्या सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित करे, तो दी गई में से 4 का तो इसमें भाग लगेगा, इसमें लगेगा नहीं। खत्म कहानी, 4 उत्तर नहीं होगा। 3 का 3 चौक 12, 3 पचे 15, इसका जरूर दोनों में लग रहा है। अब देखता हूं कि इससे बड़ी किसी संख्या का तो नहीं लग रहा है। 6 का 6 दूनी 12, 15 में नहीं लग रहा, तो 6 भी गया काम से। 5 12 में नहीं लगेगा, 5 तिहाई 15, एक ही में लग रहा है, दोनों में लगने चाहिए, तो फिर 3 ही इसका उत्तर होगा। ठीक है, संख्याएं बदल दे तो भी आप निकाल लें, गुणनखंड करके भी कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 और 3 गुणे 5, यहां से भी HCl निकाल सकते हैं जो दोनों में आए। तो पहला प्रश्न एक छोटी संख्या, 2 छोटी संख्याएं देकर HCl पूछेगा आपसे, हर हाल में पूछेगा आपसे, तैयार रखिए HCl निकालने के लिए। दूसरे क्वेश्चन पर मैं आता हूं। 2 संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, यदि उनका LCM 8 हो तो HCl ज्ञात करो। संख्याओं का गुणनफल बटे LCM बराबर HCl। HCl क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल बटे LCM। तो 32 में 8 का भाग दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब यहां ऑप्शन दिया होगा आपको, तो ऑप्शन 4 वाला आप टिक करिएगा, मैं यहां ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तीसरा प्रश्न, ये MP बोर्ड का बहुत प्रिय प्रश्न, बहुत प्रिय प्रश्न। इस प्रश्न से MP बोर्ड वालों का बहुत प्रेम है। 2√5 एक डैश संख्या है। दो रूट 5 है, √3 लिख दे, 3√5 रूट वाली मिले और उसका रूट पूरा पूरा ना निकल रहा हो, ठीक, रूट वाली मिले, तो ध्यान रखिए कि इसका उत्तर आपको लिखना है अपरिमेय। क्या लिखना है, जो, या फिर और क्लियर बता रहा हूं आपको, जो भी पूछे, जो भी संख्या दे के पूछे, डैश संख्या है, आप लिखिए अपरिमेय, एक उत्तर गांठ में बांध लीजिए। वो आपसे पूर्णांक नहीं पूछेगा, छठवीं में पढ़ चुके हैं आप, है ना। परिमेय संख्या भी नहीं पूछेगा, वो अपरिमेय ही पूछेगा। तो दिमाग में बिठा लीजिए कि अपरिमेय ही उत्तर होना है। ठीक है, चलिए, ये बहुत प्रिय क्वेश्चन है, यहां कोई संख्या बदल सकता हो। चौथा प्रश्न, वो वाला सूत्र किसी रूप में पूछेगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल होता है LCM गुणे HCl के बराबर। अब उसको ऐसे भी पूछ सकता है कि HCF LCM बाएं तरफ रख दिया, AB गुणे LCM AB बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं यहां AB है, तो A गुणे B लिख दीजिए, खाली स्थान में आ सकता है। या पूछ दिया A गुणे B बराबर, इसको बाएं तरफ कर दिया, इसको दाएं तरफ कर दिया, ठीक है।
तो आप उसको पहचानिए। या ए बी में नहीं दिया, भाषा में पूछ लिया, इसको भाषा में भी पूछ सकता है देकर कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, सत्य असत्य में पूछ लेगा। तो ये ध्यान रखिए, हमने उसको ए बी के पदों में रखा है, पूरी भाषा के पदों में भी पूछा जा सकता है। ए बी के पदों में तो खाली स्थान में पूछ सकता है, सत्य असत्य में पूछ सकता है, और दूसरा वो नहीं पूछता। ये आप पूरी भाषा लिख दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। सत्य असत्य में पूछा तो सत्य, खाली स्थान में पूछा तो जहां जो कमी वो भर दो। ये चौथा प्रश्न। सत्य असत्य में एक ना तो मैंने अंडरलाइन करवाया था, भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। सत्य है कि असत्य? तो ये सत्य है, सत्य है। ठीक है, अब मिक्स क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं, सत्य सत्य बहुविकल्पीय खाली स्थान, इसलिए ऐसा दे रहा हूं कि किसी भी प्रश्न को किसी रूप में पूछ सकता, बस आपको इतना जानना जरूरी है। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। फिर भी अभी एक और फंडा बताता हूं। सत्य असत्य के लिए 6 प्रश्न रहेंगे, 6, और 6 में से कम 3, अधिक से अधिक 4 सत्य रहते हैं। ठीक है, आप एकदम सत्य 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 6 बार लिख के चले आइए। बनता है तो लिखिए, नहीं बनता है तो ज्यादा है, अपने को विवेकानंद उस स्थिति में नहीं बनना है, कंफ्यूजन हो ज्यादा नहीं बनना है तो विवेकानंद नहीं बनना है। सत्य 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 लिख के चले आना। 4 सही हो जाएंगे, 3 सही हो जाएंगे। अच्छा, ये हुआ। फिर 5वां प्रश्न था, 6वां, परिमेय अपरिमेय और वास्तविक से जुड़ा। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं की समग्रता को, ज्यादातर पूछेंगे नहीं, ज्यादातर जितना लिख दिया, ये 5 ही प्रश्न बहादुर प्रश्न है। ये 5 ही प्रश्न बहादुर प्रश्न है, बस इन्हीं में दिमाग रखिए। फिर भी कुछ और लिखे देता हूं, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं की समग्रता को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, कैसे पूछे? खाली स्थान में परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं की समग्रता को वास्तविक खाली स्थान कहते हैं। ठीक है, अब इसको और 2 तरह से पूछ सकता है। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं भी होती हैं, हाँ सत्य रहेगा। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं भी होती हैं, हाँ सत्य है। अब अगर ऐसा पूछ दिया कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं तो असत्य, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं तो भी असत्य। ठीक, तो ये करवा दिया और बताया कि शुरू के 5 प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यही पूछे जाते हैं। और 2 और कर लेते हैं, दिमाग में बिठाना बहुत सरल है, उनको करना तो इसलिए कर लेते हैं, शायद कभी पूछ दे, शायद वो कठिन करे। तो 7वां प्रश्न है, यदि p कोई संख्या दे दे, AB² या और कुछ लिख दे, और Q कोई दूसरी संख्या दे दे, A3B, तो LCM बताना है। LCM बताना, कुछ नहीं करिए, ए बी की बड़ी बड़ी घात रख डालिए, इसमें LCM हो जाएगा। क्या LCM क्या हो जाएगा? यहां
ए क्यूब बी स्क्वायर, अच्छा बी क्यूब ए स्क्वायर ऑप्शन से देख लीजिएगा, है ना। वैसे यहां से बी क्यूब ए स्क्वायर लिखिए, चाहे ए क्यूब बी स्क्वायर लिखिए, ये हो जाएगा। चलिए नहीं पूछा एलसीएम या सीएफ पूछ लिया तो क्या करेंगे, तो छोटी छोटी घात वाली लिख दीजिए। ए की भी छोटी घात, एक मिनट, बी की छोटी घात, ए की छोटी घात बड़ी घात ए क्यूब है, बी की, हाँ ठीक लिखा है। या सीएफ में आइए तो ए की सबसे छोटी घात ये ए है, बी की सबसे छोटी घात बी है, तो ए बी हो जाएगा। या इसी तरह का क्वेश्चन दे दे, ए बी कुछ ऐसा लिख दे, एक्स क्यूब बाई और बी लिख दे एक्स वाई क्यूब, अब पूछ दे एच सी एफ, तो एक्स और वाई दोनों की छोटी छोटी घात लिख डालिए। एक्स की छोटी घात ये है, वाई की ये है, सी एफ एक्स वाई हो जाएगा। एलसीएम पूछ देता है तो बड़ी बड़ी घात लिख दीजिए, एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो बस इतना, अगर आप इतना तैयार कर रहे हैं तो 2 एमसीक्यूज आपके आ जाएंगे हर हाल में। 2 नंबर ये आप यहां से जुगाड़ कर लेंगे। फिर हमने बताया था जिसमें 22, 33, 8 उत्तर आता है, एलसीएम सीएफ दिया था, एलसीएम निकालना है तो वो बड़े प्रश्न में आ जाएगा, 3 नंबर में आ जाएगा, 6 की घाते n वाला आ जाएगा। अब रही बात अगली प्रश्नावली की, जो इसकी अगली प्रश्नावली है उसको क्या करेंगे, क्या करेंगे उसको मारिए गोली, क्या करिए, खल्लास। क्यों, अथवा में पूछेगा, अथवा में पूछेगा, अथवा में पूछेगा तो एक इसका देगा एक उसका देगा अथवा में। तो हमने ये प्रश्नावली अच्छे से पढ़ी है, दूसरे को आप छोड़िए। वो ये सोचता है पेपर बनाने वाला कि बच्चे एमपी बोर्ड के बहुत बेवकूफ हैं, तो दोनों प्रश्नावली पढ़ेंगे, और हम बेवकूफ नहीं हैं। जब अथवा में देता है एक इसका देगा अथवा में उसका देगा, हमने ये पढ़ लिया, अब हम वो नहीं पढ़ेंगे। मर्जी होगी तो पढ़ लीजिएगा, हम रोके थोड़ी ना है। चलिए अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।